Hello student, this is Pooja and I welcome you all at this YouTube channel Maths Excellence. So आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सभी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, सभी एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं और साथ ही जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। अब देखो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सभी को पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। 10th स्टैंडर्ड से हम सीखते आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कौन से होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हम मानते हैं साइन एक्स, सेकंड कॉस एक्स, उसके बाद टेंजेंट एक्स, उसके बाद कॉट एक्स, उसके बाद सेकेंट एक्स और लास्ट में हमारा आता है कोसेकेंट एक्स। तो ये सभी जो फंक्शन है ये कैसे फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमें पता है। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ध्यान से समझना। अब देखो कोई भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मान लिया हमारे पास साइन एक्स है, अगर इसकी पावर हमें 2 करनी है, कितनी करनी है, इसकी पावर हमें 2 करनी है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलर कोई भी अदर फंक्शन आप ले सकते हो, कोट एक्स मान लो, इसकी पावर अगर हमें 3 करनी है तो इसको हम कैसे लेंगे, कोट क्यूब एक्स। इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं। अगर यहाँ पर इस 2 की बजाय मैं पावर ले लूं -1, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर इसकी बजाय 2 की बजाय हम इसकी पावर ले लें -1, तो इसको हम इस वे से जब राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर -1x। और ये जो -1 पावर में हमारा साइन गया है इसी को हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। अब ये इनवर्स फंक्शन क्या है, कहां से बना, कैसे आएगा, वो चीज हम आगे समझेंगे। बस अभी के लिए इतना काफी है कि ये हमारा क्या हो जाता है, इनवर्स फंक्शन। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर -1 होगी उसको हम बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर देखो ये तो हो गया हमारा, साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। कोस के लिए कैसे लिखेंगे, कोस इनवर्स एक्स, उसके बाद टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, उसके बाद सेकेंट इनवर्स एक्स एंड कोसेकेंट इनवर्स एक्स। ये हो गए इनके सभी के इनवर्स फंक्शन। क्लियर है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए और ये हो गए हमारे इनवर्स फंक्शन। अब ध्यान से समझना, साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन एक्स। आपने बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, 1 बाई साइन एक्स के, जो प्रॉपरली रॉन्ग है। इसको हम इसके इक्वल नहीं मान सकते, ठीक है। अब ये कहां से आपको पता चलेगा कि इसको हम क्यों नहीं मान सकते। एलिमेंट जब आप मैथ पढ़ोगे, एलिमेंट मैथ, एलिमेंट्स का, ठीक है, एनसीईआरटी नहीं, एलिमेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक नोट मिलेगा जिसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो फंक्शन है ये इसके बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अब देखो हम क्या मानते आ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड से कि 1 बाई साइन एक्स किसके बराबर होता है भाई, कोसेकेंट एक्स के बराबर होता है। सभी को पता है 1 बाई साइन एक्स किसके बराबर होता है, कोसेकेंट एक्स के बराबर होता है। सिमिलर 1 बाई कोस एक्स किसके बराबर होता है, सेकेंट एक्स के, और 1 बाई टेंजेंट एक्स किसके बराबर होता है भाई, कोट एक्स के। सभी को पता है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर ये चीज हमारी इसके बराबर है तो यहाँ से हमारा साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये चीज तो हमारी मेंशन ही नहीं है कहीं पर भी कि इसका इनवर्स हमारा इसके इक्वल हो सकता है। तो इस चीज को हम नहीं मान सकते, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल सकते हो कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं,
बट ये इक्वल नहीं होते। सिर्फ ये समझने के लिए कि ये इनवर्स हमारा क्या है, आप इसको मान सकते हो कि ये 1/sin x है और इसकी पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाकर इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो यहाँ से ये साइन इनवर्स x बन जाएगा। बट ये चीज रॉन्ग है। अब हम समझेंगे कि एक्चुअल में इनवर्स क्या होता है और कहाँ से ये बनता है। अब देखो इनवर्स फंक्शन हमारा कौन सा होता है और कहाँ से हम इसको निकालते हैं, इसके डेफिनेशन को कैसे सीखते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने किया था रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शन। आई थिंक सभी ने कर लिया होगा चैप्टर, अगर नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें हमने एक टॉपिक किया था इन्वर्टिबल फंक्शन। अब कई तो ये सोच रहे होंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन तो हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, हम सोच रहे थे कि डायरेक्ट हम सेकंड चैप्टर करेंगे, बट जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे आप सेकंड चैप्टर नहीं कर पाओगे, ये आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा होता है, जो फंक्शन 1 की कंडीशन को और ऑन2 फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उस फंक्शन को बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये किस किस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 1 एंड ऑन2 फंक्शन। सभी को याद होंगी कि 1 एंड ऑन2 की कंडीशंस क्या होती हैं। अगर भूल गए तो भी फिर से जाकर देख लीजिएगा क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्वर्टिबल फंक्शन हमें पता चल गया कि 1 एंड ऑन2 की कंडीशन को कोई फंक्शन अगर वेरीफाई करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलते हैं फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। और अगर फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो सभी को पता होगा इनवर्स क्या होता है, ठीक है। सभी को पता होगा इनवर्स क्या होता है क्योंकि हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में ये कंप्लीट कर चुके हैं, बट हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए नहीं किया था, वो अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा जो फंक्शन था, मान लिया ये कोई फंक्शन है, x टू y डिपेंड है, यहाँ पर x हमारी डोमेन है और y हमारी क्या है, कोडोमेन है। और मान लिया यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या है 3x+1 इसकी वैल्यू, या फिर आप इसका रूल बोल सकते हो, f(x) हमें ये गिवन है। तो यहाँ पर मैं फिर से इन्वर्टिबल फंक्शन का कंसेप्ट है जो रिवाइज करवा रही हूँ आपको कि कैसे हम इसको सोल्व करते थे और कैसे हम इनवर्स निकालते थे। सो स्किप मत करना, ध्यान से देखना क्योंकि जरूरी है, अगर स्किप करोगे तो फिर से बैक होकर देखना पड़ेगा। तो f(x) हमारा मान लिया हमने ये है, तो ये तो हम सेटिस्फाई करवा देंगे कि ये 1 भी है, ऑन2 भी है, सभी को करना आता होगा, करवा देंगे। तो यहाँ से हम निकालते थे कि हमें निकालना है f(x), इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सभी को पता होगा f(x) हमारा किसके बराबर होता है भाई, y के बराबर होता है। अगर इस f को अगर मैं राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगी तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे क्या हो जाता है, f इनवर्स y हो जाता है, सभी को पता होगा। तो अगर इसकी वैल्यू मैं निकालूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, f इनवर्स x, क्योंकि y की जगह पर अगर हम x पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f इनवर्स x, जो कि हमें निकालना है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, और इसकी हेल्प से। तो y हमारा किसके बराबर है, 3x+1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या आ जाएगा, 1 को इस साइड, y-1 और डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे क्योंकि दोनों ही हमारे x के इक्वल है। तो f इनवर्स y हमारा क्या हो जाएगा, y-1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास ये आई तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हमारे पास कंडीशन निकल गई। अब हमें निकालना था f इनवर्स x, तो ये किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पर x-1/3। ये कंसेप्ट हमने किया था चैप्टर 1 में। अब इसको हम इनवर्स से रिलेट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे कि इनवर्स एक्चुअली क्या होता है। तो यहाँ पर देखो फंक्शन हमारा क्या था, x टू y, तो यहाँ पर जो x था, स्मॉल x हमारा किससे बिलोंग कर रहा था, कैपिटल X से, और स्मॉल y किससे बिलोंग कर रहा था, कैपिटल Y से। फंक्शन में जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे थे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, y की वैल्यू आती है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें, अगर हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलें
x इज इक्वल्स टू y माइनस 1/3। ये हमारा यहाँ पर इनवर्स के लिए हमने वैल्यू निकाली थी कि x की वैल्यू हमारे पास ये आएगी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, और इसी की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, इस फंक्शन को निकालते हैं। तो यहाँ पर f इनवर्स हमारा क्या आता है, y, जो कि किसके बराबर है, y माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, x के। मतलब y की वैल्यू जब हम पुट करते हैं इनवर्स में तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है, x के। तो मान लिया कि ये जो फंक्शन है इसके लिए हमने अलग से दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लिया, दैट इज g फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन हमने डिफाइन किया, g फंक्शन इस इनवर्स के लिए डिफाइन किया है। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा कहां से कहां जाएगा, y to x जाएगा। अब ये y to x क्यों गया, ये देखो, जब हम y की वैल्यू पुट करते तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, f इनवर्स y, और f इनवर्स y हमारे किसके बराबर है, x के बराबर है। तो जब हम y पुट करेंगे तो हमें x मिलेगा, और y हमारे यहाँ पर क्या था कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, और x हमारा किससे बिलोंग करेगा, डोमेन से। ठीक है, ये हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसके लिए अलग फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वैल्यू हम कहाँ से पुट करते हैं, डोमेन से पुट करते हैं। जो हमारे पास आंसर में वैल्यू आती है वो किसकी आती है, कोडोमेन से आती है, और वो हमारी क्या होती है, एक्चुअल में रेंज होती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम बात है कि y की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो y हमारा कहाँ पर जाएगा, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे डोमेन में जाएगा। इसीलिए ये हमारे यहाँ पर आ गया इनवर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि g फंक्शन हमने किसके लिए डिफाइन किया, इसके इनवर्स के लिए हमने डिफाइन किया है कि g कोई फंक्शन है जो y to x जा रहा है, y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है। अब देखो इनवर्स का मीनिंग क्या हुआ, अब देखो इनवर्स का मीनिंग क्या हुआ कि जो डोमेन थी फंक्शन की वो इनवर्स करते ही किस में चेंज हो जाती है, कोडोमेन में चेंज हो जाती है। और जब हम y लेते हैं, यहाँ पर y क्या है, कोडोमेन, और इनवर्स में वो क्या हो जाती है, डोमेन हो जाती है। तो इनवर्स का बेसिक मीन क्या है कि जो डोमेन है फंक्शन की, इनवर्स होते ही वो क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी। जैसे ही हम इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे, इनवर्स फंक्शन में जो इस फंक्शन की डोमेन है वो क्या हो जाएगी, कोडोमेन। मान लिया कि ये हमारे पास फंक्शन f है तो इसकी डोमेन है ये, ठीक है, और f इनवर्स में जाते ही ये डोमेन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो इसकी कोडोमेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सिंपल मीनिंग है कि इनवर्स हमारा क्या होता है, डोमेन कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाती है, और कोडोमेन हमारी डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। ये होता है इनवर्स। अब बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूलाज की। अब देखो, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट और हम सीखेंगे। अगर हमें गिवन है sin x y के बराबर गिवन और हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन को हमें राइट हैंड साइड लेकर जाना होगा, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, f ऑफ x अगर हमारा y के बराबर है तो यहाँ से हमें x निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, f राइट हैंड साइड जाकर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर हमें सिंपल फंक्शन f गिवन है। बात तो सेम है, गिवन तो हमें फंक्शन ही है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे बिना ट्रिग्नोमेट्रिक हो, है तो फंक्शन ही। तो सेम यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इसका इनवर्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। जैसे हमारे पास x क्या हो गया, f इनवर्स y, सिमिलर यहाँ पर x क्या हो गया, साइन इनवर्स y। ये हमारे पास होता है लॉजिक कि हम साइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो y अगर हमारा साइन x के बराबर है तो ये x हमारा x के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखो, अगर इस कंडीशन को फिर से हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये x इक्वल टू x आ जाएगा, जो कि हमारी कंडीशन को वेरीफाई कर देगा कि जो हमने माना है वो बिल्कुल सही है। ये जो कंसेप्ट हमने यहाँ पर लाइन हमने लिखी है ये एकदम एक्यूरेट है, रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखो x किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी, साइन x, साइन इनवर्स साइन x। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉम्पोजिशन है साइन इनवर्स का साइन के साथ। जब भी आपको सेम फंक्शन का इनवर्स और सेम फंक्शन का कॉम्पोजिशन मिले तो वो हमेशा उसके आइडेंटिटी या फिर x के बराबर होगा। जैसे देखो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये हमेशा
x के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पोजिशन किस किस का, इसी फंक्शन का, इसी के इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन है, तो ये हमेशा x के बराबर होगा। सिमिलर यहाँ पर ये दोनों हमारे क्या है, ये फंक्शन है, ये इसका इनवर्स है, इन दोनों का कॉम्पोजिशन है, तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर। तो यहाँ से x हमारा x के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये कंडीशन हमारी सही कैसे है, ये भी हम अभी वेरीफाई करके दिखाएंगे। मान लिया फंक्शन हमारा सेम फंक्शन ले लेते हैं 3x + 1, ठीक है, ये हमने कोई फंक्शन ले लिया, तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन करते थे, y = f(x) होता है, और यहाँ से इसको इधर लेकर आएंगे तो f इनवर्स y हमारा x के इक्वल होता है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको y मानेंगे, y - 1/3, तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो f इनवर्स y हमारा क्या है, y - 1/3, तो f इनवर्स x हमें निकालना है, जो कि हो जाएगा x - 1/3। क्लियर है, ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन का इनवर्स है। अब इसी की हेल्प से हम प्रूफ करेंगे कि इन दोनों का कॉम्पोजिशन हमेशा x के इक्वल होगा। अब देखो f इनवर्स एज इट इज, f(x) की वैल्यू पुट करेंगे, तो f(x) हमारा क्या है, 3x - 1, तो ये हो जाएगा 3x - 1, और ये हमें प्रूव करना है कि ये x के इक्वल आएगा। अब देखो f इनवर्स हमारा कौन सा है, f इनवर्स ये है, और x की जगह पर क्या है, 3x - 1, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 3x + 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3x + 1 है, और यहाँ पर देखो x की जगह पर क्या पुट करना है, 3x + 1, तो देखो क्या हो जाएगा, x की जगह पर पुट करेंगे 3x + 1 और माइनस का 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो f इनवर्स f(x) हमारा किसके इक्वल आ गया, अभी x के इक्वल आएगा, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि ये दोनों का कॉम्पोजिशन हमेशा x के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब भी आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स और कोई भी सेम फंक्शन आपको मिल जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो जो भी हमारे पास एंगल होगा सिर्फ वही बचेगा। अगर आपको मिल जाए cos इनवर्स cos, आप ले लो यहाँ पर 75, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है, बाय दिस कंसेप्ट। ये दोनों क्या है, कॉम्पोजिशन है इस तरीके से, ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन एक दूसरे को काट देंगे, तो हमारे पास ये x वैल्यू आएगी, और x यहाँ पर क्या है, 75 है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे को डिस्कार्ड करते हैं। ये चीज आपको जरूर समझनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो चैप्टर 2 है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम समझेंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। अब देखो हमारे पास कोई फंक्शन है, ये हमने ले लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 90, जो कि बराबर होता है 1 के, सभी को पता होगा। अगर इस 90 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करें, इसको अगर हम रेडियन में चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, sin π/2, ठीक है, और sin π/2 पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएं तो π/2 = sin इनवर्स 1, सभी को पता होगा। तो अगर हमें पूछा जाए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, हमें क्या पूछा जाए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, π/2, और ये जो वैल्यू है π/2, ये हमारी कैसी वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस तरीके से हम निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब बात आती है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ये हम सीखेंगे। अब देखो sin x का ग्राफ तो सभी को पता होगा कि sin x का ग्राफ कैसा होता है, एक बार ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, sin x का। ये हमारे पास कोई x एक्सिस है और ये हमारे पास कोई y एक्सिस है, ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ पर x की, ये हो जाएगा हमारा π/2, दिस इज पाई, 3π/2, दिस इज 2π, और ये ऐसे चलता जाएगा। सिमिलर यहाँ पर -π/2, ये पाई, उसके बाद -3π/2, -2π, और इधर भी ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू हमें निकालनी, क्योंकि y हमारे किसके बराबर है भाई, sin x के बराबर है, x हमारा x से बिलोंग करेगा, y हमारा y से बिलोंग करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारा इस तरीके से ये कर्व चलती जाती है, रुकती नहीं है। सिमिलर ये यहाँ पर भी ये ऐसे ही हमारा चलता जाएगा कंप्लीट x पर,
ये हमारी क्या है डोमेन, इस कंप्लीट एक्स पर ये जो है हमारी कर्व चलती रहती है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी y की 1 और यहाँ पर हमें मिलेगी -1 और ये 0। तो यहाँ पर देखो x की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, कंप्लीट प्लेन पर x एक्सिस से हम कोई भी वैल्यू पुट करें, y की वैल्यूज हमें सिर्फ इसी इंटरवल में देखने पे मिलेंगी, ना तो इससे ऊपर आपको कोई भी y की वैल्यू मिलेगी और ना ही इससे नीचे आपको y की कोई भी वैल्यू मिलेगी। ये तो बात हो गई हमारी ग्राफ की। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे इस x एक्सिस पर जिसमें y की वैल्यू हमारी हमेशा क्या है सेम। अब देखो π/2, 3π/2 और सॉरी π/2, उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 5π/2। इन पर देखो वैल्यू क्या है सेम, फिर से 7π/2, 9π/2, सभी पर y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, सभी पर y की वैल्यू क्या आती जाएगी 1 आती जाएगी। सिमिलर यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर भी वैल्यू सेम, यहाँ पर इस पर भी, ऐसे ही जो नीचे वाली कर्व होंगे सभी पर वैल्यू क्या होगी -1। सिमिलर यहाँ पर देखो इस पर 0 है, पाई पर 0, 2π पर 0, 3π पर 0, 4π पर, सभी पर क्या है वैल्यू 0। तो बहुत सारे इस ग्राफ पर ऐसे पॉइंट होंगे जिनमें y की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, मतलब रेंज के जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल आएंगे। और इसी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए बनाई गई है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बनाया है अभी पीवीबी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका मीनिंग क्या है कि हम एक ऐसा इंटरवल डिफाइन कर दें, इसके लिए जो भी हमें वैल्यू पुट करनी है उसके लिए हम एक ऐसा स्पेसिफिक इंटरवल ले लें जिसमें y की वैल्यू हर एक पॉइंट पर डिफरेंट आए, वैल्यू सेम ना आए, और उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब देखो इस ग्राफ के बजाय अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू यहां तक ले लेते हैं -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। साइन x में अगर हम वैल्यू डिफाइन करें -π/2 टू π/2 इंटरवल, -π/2 टू π/2, ये हमने कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया और ये हमारा y पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x की -π/2 से लेकर π/2 पर अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी डिफरेंट आएगी, और जो ये इंटरवल बनेगा जिस पर y की सभी वैल्यूज डिफरेंट है, इसी इंटरवल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। अब बात आती है इनवर्स फंक्शन के लिए। सेम हमारे पास इनवर्स फंक्शन के लिए होता है, बट वहां पर क्या होता है जो हमने कंसेप्ट किया था कि इनवर्स फंक्शन निकालते टाइम जो डोमेन है वो हमारी कोडोमेन हो जाती है और जो कोडोमेन है वो हमारी क्या हो जाती है डोमेन हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी ये क्या थी डोमेन थी और रेंज हमारी क्या थी यहाँ पर -1 to 1। तो इस फंक्शन में हमारी डोमेन -π/2 to π/2 और रेंज हमारी क्या थी यहाँ पर रेंज थी -1 से लेकर 1 तक। अगर हम इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा और x क्या हो जाएगा y, मतलब डोमेन हमारी कोडोमेन हो जाएगी और कोडोमेन हमारी डोमेन हो जाएगी। तो रेंज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि रेंज जो है सबसेट होती है किसका कोडोमेन का, तो ये भी किसका सबसेट होगी कोडोमेन का। ये कोडोमेन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी डोमेन में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी रेंज में। सिर्फ यही डिफरेंस होता है हमारा इनवर्स फंक्शन में, जो कि हमें यहाँ पर मिल जाएगा। देखो साइन इनवर्स x है तो उसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास -1 to 1, जो कि इसकी क्या थी रेंज थी, और ये इसकी जो डोमेन थी वो किस में हो जाएगी इसमें रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर आप बोल सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक ऐसा इंटरवल जिसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो सभी वैल्यूज हमारी कैसी आई डिफरेंट वैल्यूज हमें मिले। और अगर आप साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका y एक्सिस और ये हो जाएगा आपका x एक्सिस। अब देखो वैल्यूज हम कहां से पुट करते हैं इनवर्स में, y की वैल्यूज पुट करते हैं और हमें x की वैल्यूज मिलती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे π/2, पाई, 3π/2, 2π, ऐसे जो वैल्यूज हैं हमारी जो x की वैल्यूज थी उनको हम y एक्सिस पर लेंगे और जो y एक्सिस पर वैल्यू ली थी उसको हम x एक्सिस पर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -π/2, -π, -3π/2,
-2 पाई, -5 पाई बाई 2 एंड अप टू सो ऑन। और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 और यहाँ पर हो जाएगी -1। और जो हमारा ग्राफ है वो किस तरीके से जाएगा, वो हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ इस तरीके से जाएगा। सिमिलर यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से होता जाएगा। इधर वैल्यू हमें 1 मिलेगी और इधर जहां पर ये कट करेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी -1। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स का, जिसमें हमने क्या किया, डोमेन को कोडोमेन में कन्वर्ट कर दिया और कोडोमेन को डोमेन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। सिमिलर हमारे पास कोस का हो जाएगा, टेंजेंट का, कॉट का और सिकेंट एंड कोसिकेंट का। तो इनके ग्राफ भी हम सेम मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इन फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो सिर्फ आपको डोमेन को कोडोमेन में और कोडोमेन को डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास इनके जो इनवर्स फंक्शन है उनके ग्राफ भी आ जाएंगे। क्लियर है सभी को कि कैसे हम इनके ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, क्या हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होती है और क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अब देखो जब भी आपको ऐसे फंक्शंस की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो हमें कौन सा फंक्शन गिवन है, साइन इनवर्स, जो कि किसका इनवर्स है, साइन का इनवर्स है। तो यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू आपको चेक करनी है कि साइन के किस एंगल पर ये हमें वैल्यू मिलती है। तो साइन 45 पर हमें वैल्यू मिलती है 1/√2 और 45 को हम कैसे लिखते हैं, π/4। 45 को हम कैसे लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स और इसको हम लिखेंगे साइन π/4। क्लियर है कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π/4, बिकॉज साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ पर आप मेंशन करोगे बिकॉज साइन π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। क्लियर है कैसे आपको मेंशन करना है कि ये वैल्यू हमने इसके इक्वल ली है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से हम क्या यूज कर सकते हैं, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू x। ठीक है, आप लिखोगे वी नो दैट f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, π/4 है। सो दैट साइन इनवर्स साइन π/4 इज इक्वल्स टू π/4 और यही हमें निकालना था कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। क्लियर है कैसे निकालेंगे, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस एंगल को चेक करना है कि ये हमें किस एंगल पर वैल्यू मिलेगी। ये हमें मिलेगी π/4 पर, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन π/4 और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है। किस मेथड की हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से, कॉम्पोजिशन की हेल्प से ये एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू हमारे पास x के इक्वल आती है। तो इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या है π/4, तो ये वैल्यू हमारी π/4 आएगी। तो इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आई, π/4 और ये जो π/4 है ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है जो कि हमें निकालनी थी। अब देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज और रिजल्ट हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। सेकंड चैप्टर सॉल्व करने के लिए आपको ये सभी फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आपको सभी फॉर्मूले और सभी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये फॉर्मूलेज नहीं याद हैं तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग सभी क्वेश्चन आपके इन्हीं पर डिपेंड है। क्वेश्चन है कॉस साइन इनवर्स 3/5, हमें इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो जब हमने स्टार्टिंग में किया तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन था जो कि हमारे पास साइन इनवर्स था और उसके साथ हमें एक एंगल गिवन था। तो हमने क्या किया था, उस एंगल की हेल्प से हमने अनदर फंक्शन बनाया था साइन में। तो यहाँ पर देखो एक फंक्शन हमारा कॉस का है और एक फंक्शन हमारा साइन इनवर्स का। तो हमें क्या करना होगा, इस कोस के साथ यहाँ पर कोस इनवर्स का फंक्शन हमें निकालना होगा, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो
साइन इनवर्स 3/5 को हम थीटा के इक्वल मानकर चलेंगे। किसके इक्वल मानकर चलेंगे? थीटा के इक्वल। अगर इस साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, क्योंकि यहां से यहां पर गया तभी तो ये साइन इनवर्स हुआ है। फिर से इसको इधर लेकर आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 3/5। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सिर्फ हमें साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो देखो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा क्या है? 3/5 और इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है? अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर। cos थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम कितना हो जाएगा? 25। ये हो जाएगा 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9 16 डिवाइड बाई 25। स्क्वायर रूट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 5। तो यहां से देखो cos थीटा हमारा किसके बराबर आ गया? 4/5 के। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? cos इनवर्स निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें cos ऑलरेडी गिवन है। तो इस cos को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो यहां से थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? cos इनवर्स 4/5 हो जाएगा। और हमने इस वैल्यू को माना था थीटा, तो इस थीटा की जगह पर अब हम क्या पुट करेंगे? cos इनवर्स 4/5। तो यहाँ पर थीटा हमारा क्या आया? cos इनवर्स 4/5। अब इस थीटा को देखो, इस वैल्यू को हमने थीटा माना था, तो यहां पर हम किस वैल्यू को पुट करेंगे? थीटा को। और थीटा की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आई? ये वाली वैल्यू है। तो इसकी जगह पर अब हम इसको पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos इंटू cos इनवर्स 4/5। फिर से वही मेथड यूज करेंगे। इनवर्स फंक्शन का खुद के साथ अगर कॉम्पोजिशन है तो वो x के बराबर होगा, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 4/5। तो ये वैल्यू हमारी 4/5 के इक्वल आएगी। सो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एंड उसके एग्जाम्पल्स। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उससे रिलेटेड अगर कोई क्विज होती है तो वो भी आपको टेलीग्राम पर जरूर शेयर की जाएगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।